हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सब लोग ठीक है एकदम? गुड। बच्चे, लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल था गॉस लॉ के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपको उसके लिए कुछ हिंट भी दिए थे कि उसको किस किस तरीके से किया जा सकता है। साथ ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास में उसका हम सोल्यूशन देखेंगे, और मुद्दा इस बात का नहीं कि ये क्वेश्चन हमको आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, रट के भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे रट के कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ अगर यही क्वेश्चन होता है तो हमने रट लिया। लेकिन अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स के अंदर, और वो सारे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ठीक है बेटा? तो मैं यही इंश्योर करना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन की हेल्प से बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के बुक में दे रखे हैं उसे आप कर सके। ठीक है, यही आज का हमारा टारगेट रहेगा, तो इसको आप बहुत ढंग से समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वाज दिस। आपको एक क्यूबिकल सरफेस दे रखी थी, ठीक है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दैट मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर वो डायग्राम बना हुआ था इस तरीके से। क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी क्वेश्चन के अंदर? Ex इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस की वैल्यू थी अल्फा x रेज़ पावर हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस 0 था। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली अलोंग x एक्सिस। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अल्फा की वैल्यू दे रखी है और a की वैल्यू दे रखी है। साथ ही में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आपको x दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले के अंदर x भी अगर दे रखा है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती चली जाएगी। और इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, इट्स कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसी क्वेश्चन में ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कब हो सकता था। ये तब हो सकता था अगर इस फॉर्मूले में Ex अल्फा x की पावर हाफ में x होता ही नहीं। अगर यहां x नहीं होता, Ex की वैल्यू अल्फा होती, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा? तो मैंने आपको बता दिया कि इसी क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कब हो सकता है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कब हो सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो आपके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस एज द डिस्टेंस x चेंजेस। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तरीका समझना बेटा, देखो बिल्कुल कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखने में लगते हैं कि टफ होंगे, लेकिन सोल्यूशन उसका बहुत ईजी होता है, बस आपको थोड़ा टेक्निकल होकर चलना पड़ता है। तो मैं पहले आपको डायग्राम समझा दूं, क्योंकि जब तक आपको डायग्राम समझ नहीं आएगा तब तक आपको आगे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, समझिए। आपको क्यूब दे रखा था और क्यूब की साइड दे रखी थी ए इज द लेंथ, ए इज द ब्रेथ एंड ए इज द हाइट। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इधर से भी मैंने ई वेक्टर इधर बता दिया, ये एक्स एक्सिस है इधर, और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर दिखा दिया। ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो इसका मतलब इधर और इधर वाले जो कंपोनेंट होंगे उसके वो जीरो होंगे। टोटल 6 सरफेसेस होती हैं क्यूब की, जिनमें से सिर्फ 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस 2 सरफेस को संभालता है, वाई एक्सिस 2 सरफेस को संभालता है। ये वाई एक्सिस ऊपर हो गया, ठीक है, और जेड एक्सिस 2 सरफेस को संभालता है। क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब y और z के जो पार्ट हैं उसको हम छोड़ देंगे और सिर्फ x की बात करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में मैं देखो एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का आइडिया दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड Ex दे रखा था जो अल्फा x की पावर हाफ, उसकी जगह लिखा होता माइनस अल्फा x की पावर हाफ, तो क्या होता? तो इसका मतलब होता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर की ओर बना रहा हूं टुवर्ड्स राइट, वो इधर की ओर होता है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो माइनस और प्लस से इतना फर्क पड़ता है, तो इसलिए आपको बहुत ढंग से समझना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस एक्सिस पे दे रखी है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मुझे इस क्वेश्चन में 2 बातें निकालनी है। पहली बात ये निकालनी है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन कितना पास करेगा, और दूसरा निकालना है व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो चलिए पहले नेट फ्लक्स की बात करते हैं। नेट फ्लक्स अगर मुझे निकालना हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मुझे 2 सरफेस के फ्लक्स को देखना पड़ेगा। एक सरफेस ये हो गई, इसको मैं R लिख देता हूं, और एक सरफेस ये हो गई, इसको लिखते हैं L, लेफ्ट सरफेस एंड राइट सरफेस। ठीक है ना, क्यूब इस तरीके से हो गया, तो इधर वाली सरफेस हो गई लेफ्ट और इधर वाली सरफेस हो गई राइट। ठीक है, तो उसने हमने L और R लिख दिया। डिनोशन सही करना जरूरी है, आप इसको 1 और 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन L और R लिखने से यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि L का मतलब लेफ्ट है और R का मतलब राइट।
बाकी ऐसे एस पर करनी नहीं है, सब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, मुझे निकालना है सबसे पहले फाई एल। अगर मैं फाई एल लिख दूं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मैं सिर्फ लेफ्ट सरफेस की बात कर रहा हूं। लेफ्ट सरफेस का मतलब ये, सिर्फ इसको सोचना है, उसको सोचना ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और सरफेस एरिया की डायरेक्शन देखो मैंने कैसे बनाई है, इधर से इधर और इधर से इधर। ऐसा क्यों? आपको मैंने लास्ट क्लास में आइडिया दिया था कि एक क्यूब जो होता है उससे आप सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या लेते हैं, ऑलवेज आउटवर्ड। इस वाली सरफेस से बाहर, इस वाली सरफेस से बाहर, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर, नीचे वाली सरफेस से नीचे, मेरे सामने से बाहर, मेरे पीछे से उधर। इसका मतलब है उसके बाहर की ओर जो आए वो डायरेक्शन ली जाती है। तो इस क्यूब में जो ये साइड होगी उससे सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये थी, और ये जो सरफेस एरिया था उससे बाहर इधर आएगा, ठीक है। इसलिए यहां पे एस इधर और एस इधर लिया। अब देखो बच्चे, मैं लिखता हूं फाई एल। फाई एल का फॉर्मूला ई एल डॉट एस, मैं यहां पे इसको एल लिख लेता हूं और यहां पे इसको आर लिख लेता हूं, लेफ्ट और राइट। अब पता है कितनी कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। देखो मैं एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे दिमाग में खुराफात चलती है जब, तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पहले तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एल और ई आर क्यों लिखा, मैंने सीधा इसको ई क्यों नहीं लिख लिया? तो उसके पीछे रीजन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर नहीं होगी। क्यों बराबर नहीं होगी? क्योंकि इसके फॉर्मूले में आता है ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ। यहां पर एक्स की वैल्यू कुछ और है और इस सरफेस तक एक्स की वैल्यू बदल गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। यहां कुछ और होगा, वहां कुछ और होगा, इसलिए मुझे दोनों को अलग अलग डिनोशन देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि सरफेस एरिया के लिए मैंने एस और एल क्यों नहीं लिखा? लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों ऑप्शन है। अब क्यों लिखना क्यों जरूरी नहीं है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं अगर नहीं भी लिखूं तो काम क्यों चलेगा? क्योंकि सरफेस एरिया इस साइड का ले लूं या सरफेस एरिया इस साइड का ले लूं, दोनों जगह इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी और दोनों का आंसर आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया एक्स पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए मुझे एस को एस एल और एस आर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एल और ई आर लिखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लेफ्ट और राइट सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए मुझे दोनों को अलग डिनोशन देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। फाई एल हो गया ई एल डॉट एस एस। अब ई एल की वैल्यू रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था मेरे पास अल्फा एक्स की पावर हाफ, तो अल्फा एक्स की पावर हाफ। लेकिन चलो उससे भी पहले एक काम करना है हमको, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट हटाओ, और अगर डॉट प्रोडक्ट हटाना तो मैं यही लिख देता हूं, वो आएगा ई एल एस कॉस। चेक करो कि जो लेफ्ट वाली सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर और सरफेस एरिया इधर की ओर, इसका मतलब द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तो आएगा ई एल एस 180 डिग्री। फॉर्मूला था ई डॉट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वही फॉर्मूला हमने लगाया। अब देखिए बेटा, अब मुझे यहां पे मेरे पास आ गया ई एल एस कॉस 180 माइनस 1। मैं एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट जब मैं इसका पार्ट करूंगा तो वहां हम थोड़े शॉर्टकट मार पाएंगे, ठीक है। तो ई एल एस माइनस 1, तो माइनस तो आगे आ जाएगा। अब ई एल की वैल्यू लिखनी है मेरे को। ई एल का मतलब जैसे लिखा था ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, तो ई एल लेफ्ट साइड का जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला होगा अल्फा एक्स की पावर हाफ था क्वेश्चन में। अगर एक्स की पावर हाफ है तो एक्स का मतलब क्या हो गया? आप सोचो लेफ्ट सरफेस जो है उसमें एक्स की वैल्यू क्या है? ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है लेफ्ट सरफेस तक का? a, तो मैं x की वैल्यू रखूंगा a, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था आपके पास अल्फा एक्स की पावर हाफ, x की जो भी वैल्यू होगी जिस सरफेस के लिए वो मैं यहां पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास थी यहां पर क्या, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू a थी, तो मैंने x की जगह a पुट कर दिया, और क्योंकि फॉर्मूले में x की पावर हाफ भी है तो मैं हाफ भी पुट करूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ। तो क्या आ गया मेरे पास? अभी तक मैंने माइनस इसका बाहर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्फा a की पावर हाफ लिख दी। अब s बचा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको पता है उसकी वैल्यू थी a स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस का जो एरिया होता है वो a स्क्वायर होता है, क्योंकि वो स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या आया? माइनस का अल्फा a की पावर हाफ इंटू a की पावर 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस हाफ हो जाएगी, और 2 प्लस हाफ का मतलब होता है 5/2, तो इसका मतलब अल्फा a की पावर 5/2। ये मेरे पास आ गया फाई एल, पहला केस, ठीक है। वैल्यू बिल्कुल पुट ना करें, कभी भी ऐसा नहीं करें आपकी अल्फा की वैल्यू को आपको 800 दे रखी थी, a की वैल्यू 0.1 दे रखी है तो यहां पुट कर दे, नहीं करिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा मुश्किल से आएगी।
सबसे बढ़िया है कि पहले सॉल्व कर लो और सबसे लास्ट में उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब मुझे बात करना है फाई आर। अब ये आप मुझे बहुत इजीली बता पाएंगे। अगर मुझे फाई आर रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से चलो, एक एक स्टेप। फाई आर अगर मुझे लेना है तो मुझे लेना है ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट सरफेस डॉट सरफेस एरिया। तो क्या आया मेरे पास, इससे निकल के आ गया ई आर एस कॉस। अब राइट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में है 0 डिग्री का एंगल, तो यहां मेरे पास आएगा 0। ठीक है, तो अब ई आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट सरफेस। या बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चलते रहो जैसे हमने किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, cos 0 का वैल्यू +1 थी। चलो मैं सेम टू सेम चलता हूं, ई आर इंटू ऐसा आ जाएगा, और cos 0 था +1, तो +1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली प्लस का आ जाएगा। अब इसके बाद ई आर की वैल्यू पुट करते हैं, ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट सरफेस अल्फा, ठीक है, x की पावर हाफ। राइट सरफेस पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू राइट वाली सरफेस पर है a, तो यहां तक हो गया, और a ये साइड हो गया, तो यहां से यहां तक हो गया 2a, a प्लस a इक्वल टू 2a। तो x की वैल्यू आएगी 2a और पावर थी हाफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला है, अल्फा x की पावर हाफ। x की वैल्यू इस बार हमारे पास 2a। अब बचा हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया राइट सरफेस का कितना है, a स्क्वायर रख दिया, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, अल्फा 2 की पावर हाफ यानी कि √2, a की पावर हाफ इंटू a की पावर 2, तो अगेन मेरे पास a की पावर 5/2 आएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। a की पावर हाफ इंटू a की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 5/2, इसलिए a रेज़ पावर हाफ a रेज़ पावर 2 इक्वल टू a रेज़ पावर 5/2 ये आया। तो थोड़ा सा और सिस्टमैटिक अगर इसको लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू √2 अल्फा a रेज़ पावर 5/2। ये मेरे पास फाई आर आ गया, राइट साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो था लेफ्ट साइड का। मुझे निकालना है नेट। अब ध्यान रखो, नेट निकालने का तरीका क्या होता है। एक तो सिंपल सा तरीका है कि हम सोचते हैं कि नेट का मतलब होता है सीधा सीधा ऐड कर देना या सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी। नेट निकालते हुए ध्यान रखना है कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा जैसे 2 + 3 = 5 लिखते हैं, ऐसे ऐड कर देते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, तो मैं सीधा सीधा लेफ्ट और राइट के फ्लक्स को सीधा सीधा ऐड कर दूंगा। तो अब क्या आएगा मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लिख लेता हूं, तो दो चीजों से मिलके बना, एक वो बना फाई एल से और एक मिला फाई आर से। फाई एल की वैल्यू मेरे पास ये थी माइनस अल्फा a रेज़ पावर 5/2 प्लस फाई आर की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये थी √2 अल्फा a रेज़ पावर 5/2। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है मेरे पास, सॉल्व करने का तरीका है कॉमन लेके सॉल्व करो हमेशा। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, मैक्सिमम चीजें कॉमन आ गई, अल्फा a रेज़ पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से बचेगा √2 और इसमें से बचेगा -1। अब बस आपको इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 800 दे रखी है, 800 इंटू a की वैल्यू दे रखी है 5/2 और a की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1, तो 0.1 रख दिया, पावर 5/2 5/2 और इंटू √2 की वैल्यू है 1.414 -1। इसको जब पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आती है आपके पास फाइनली। अब देखो यहां पर आपको हो सकता है कि आप सोचेंगे सर 0.1 की पावर 5/2 को कैसे सॉल्व करना है, 0.1 की पावर 5/2। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है, पहले तो 0.1 की पावर 5 को सॉल्व कर लो और फिर जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। दूसरा तरीका, पहले 0.1 का स्क्वायर रूट निकाल लो और जो आंसर निकलता है उसकी पावर 5 कर दो। ऐसे सॉल्व किया जाता है, दोनों में से किसी भी तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब भी एग्जाम में वैल्यू आती है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम वैल्यू ऐसी देते हैं जिसमें आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ना मिले। ठीक है, लेकिन मेथड यही रहेगा, ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलता है। अब तक आपको ये पता लग गया होगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। और अगर आपने इस क्वेश्चन को रट लिया बाय चांस, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है इसलिए क्वेश्चन रटा भी जा सकता है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन होगा बेटा
नेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा कि ऐसे सारे क्वेश्चन अब आपको ट्राई करने हैं इसके तरीके के। सबसे पहले आज यही काम होगा कि ऐसे जितने क्वेश्चन आपको दिखते हैं उन सबको ट्राई करिए। जो प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसको कॉल करके भी या मुझे व्हाट्सएप करके। लेकिन ये पक्की बात है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आज ही ट्राई करने हैं। आज करोगे तो आज ही पक्के हो जाएंगे, कल के लिए छोड़ोगे तो फिर आज का याद कल आधा रह जाएगा, उसके बाद 1/4 रह जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेटर है कि आज, जैसे कहते हैं ना, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, वही है, लोहा गर्म है आज, हथौड़ा आज ही मारना है। ठीक, अब सुनिए इसका सेकंड पार्ट इज लॉलीपॉप, वेरी इजी पार्ट। उस पार्ट में ये पूछा है कि आपको चार्ज निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ चुका, तो चार्ज निकालना आसान काम है। तो सेकंड पार्ट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो टोटल चार्ज एनक्लोज आपको निकालना होता है, उसके लिए आप गॉस लॉ लगाते हैं, phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे Q निकलेगा phi E इंटू एप्सिलॉन नॉट से। phi E हम निकाल चुके हैं 1.05 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व करेंगे तो 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आ जाएगा कूलम में, ओवर। बस इतना सा था ये, सीधा सीधा, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था। तो मैं आपको समझाऊं क्या, चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, गॉस लॉ लगा दिया। अब दूसरी बात, ये जो आंसर मेरा आया है ना 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, इसको ढंग से समझना। 10 टू द पावर माइनस 12 इज आल्सो नोन एज पिको। ठीक है, तो इसको हम 9.27 पीसी भी लिख सकते हैं। पीसी, स्मॉल पी कैपिटल सी, 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। पिको कूलम, 1 पिको कूलम होता है 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। इसका मतलब आप अपना आंसर पिको कूलम में भी छोड़ सकते हैं, 9.27 पिको कूलम, एज पर योर विश। नहीं समझ में आया तो यहां छोड़ दो, ये भी सही है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था पहले, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में कुछ वेरिएशंस हैं। मतलब ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों से मिलकर बना हुआ है, और वो 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत सारे और क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही है, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स हैं इसके साथ, वो आपको सीखना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन की बारीकी को देखिएगा, और उससे रिलेटेड जो डायग्राम होगा वो डायग्राम मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, ताकि आप डायग्राम से भी उस क्वेश्चन को समझ सके। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं आपको दे चुका हूंगा या दे दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको सुन लीजिए ढंग से। क्वेश्चन ये था, S1 एंड S2 आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं S1 एंड S2। एक ये हो गया मेरे पास और एक ये हो गया। ठीक है, बाहर वाला मेरे पास है S1, लेट मी चेक इट, S2 इट इज S2 एंड दिस इज S1। जो दो स्फीयर है उनके नाम ऐसे हैं, ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, अंदर वाले स्फीयर को S1 बोल रहे हैं, बाहर वाले स्फीयर को S2। अब आगे सुनिए, आपसे ये पूछा है, मतलब मैं डायग्राम में सारी चीजें बना दे रहा हूं यहाँ पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ क्या क्या दे रखा है, एट द सेंटर यहाँ आपको दे रखा है कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है R2, और यहां पे दे रखा है आपको 2Q चार्ज। और सेकंड वाला जो स्फीयर है, फर्स्ट वाला जो, सॉरी, यहां पे आपके पास R1 आ जाएगा। हाँ, S1 स्फीयर है तो R1 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा आपके पास R2। यस, R1 इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, जिसको हमने स्फीयर नंबर S1 बोला है, और बाहर वाले जो स्फीयर है वो S2 है, उसकी रेडियस R2। ये Q है और ये कैपिटल Q है। ये क्वेश्चन मिक्स है, इसमें कुछ पार्ट बहुत आसान है, कुछ पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, तो उसको बहुत ढंग से समझिएगा। अब इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है, जो बिल्कुल इजी पार्ट है, कैलकुलेट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, phi S1 रेशियो phi S2। क्या मीनिंग निकलता है, आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस
टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। तो पहले हम इस पार्ट के को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं पार्ट बाय पार्ट आपको क्वेश्चन आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन में और क्या पूछा है। ठीक है, तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है फर्स्ट सरफेस का और सेकंड सरफेस का, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं φs1। ऑब्वियसली फ्लक्स निकालना है मुझे, तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, या तो मैं E.ds लगाऊं इंटीग्रेशन के साथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड टू S। देखो ये क्वेश्चन कई बार हो जाता है, बच्चा ये सोचता है कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तो दो फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, कौन सा फॉर्मूला किस केस में लगाना है। आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया E.S, एक तो ये पढ़ लिया, इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपने इसको E.ds भी पढ़ लिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा आपने Q/ε0। कंफ्यूजन ये होता है कई बार कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालने को पूछ रखा है तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊं या नीचे वाला फॉर्मूला। अब ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। मुझे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी। देखो सरफेस एरिया तो निकल जाता 4πr1² 4πr2², हालांकि r1 r2 की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो फाइनली तो वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जिक्र नहीं किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं है, सरफेस एरिया आप पूरा कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को सोचा जा सकता है। अब इस फॉर्मूले में क्या है, Q/ε0। Q/ε0 का मतलब सिर्फ चार्ज चाहिए, और चार्ज है कि नहीं, चार्ज तो अवेलेबल है, तो यानी कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ चार्ज चाहिए। तो चलिए इससे ये डिसाइड होता है कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। तो φs1 इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, गॉस थ्योरम पे आओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0, है ना, टोटल चार्ज एनक्लोज। S1 सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो है Q, तो आ गया Q/ε0। अब बात करते हैं φs2 कितना आता है, सेकंड वाली सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ। तो सेकंड वाली सरफेस ने 2Q चार्ज तो एनक्लोज किया ही है, Q भी कर लिया। Q क्यों कर लिया भाई, S2 के अंदर S1 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो चार्ज होता है वो भी तो बाई चांस उसके अंदर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने घर में रूम में बैठे हुए हैं, तो आप रूम में तो बैठे ही हुए, घर में भी तो बैठे ही हैं, तो जब घर के हिसाब से बात की जाएगी कि आप घर के अंदर हैं कि नहीं, तो भी आंसर ऐसे ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि S2 के अंदर क्योंकि S1 भी आता है, इसलिए S1 वाला चार्ज भी इसके अंदर कैलकुलेट होगा, ऐड होगा। तो φs2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल चार्ज एनक्लोज, यानी कि 2Q तो इसके अंदर था और Q इसके अंदर था, तो प्लस Q हो गया अपॉन ε0, तो हमारे पास आ गया 3Q/ε0। अब बस अब आपको φs1 रेशियो φs2 निकालना था, तो मैं इसको अपॉन करके निकाल लेता हूं। हमारे पास आ गया Q/ε0 अपॉन 3Q/ε0। ε0 से ε0 कैंसिल हो गया, Q/3Q, फाइनली 1/3। That means φs1 ratio φs2 is equal to 1:3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें सिर्फ एक टेक्निकल बात थी जिसमें कुछ बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो ये था कि जब वो सेकंड सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे होते हैं तो वो 2Q चार्ज तो ले लेते हैं, लेकिन Q को भूल जाते हैं, जबकि Q भी लेना है। इसके अंदर जितना भी चार्ज कहीं भी है वो सारा ही आएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अगर चार्ज माइनस में होता तो चार्ज को हम माइनस कर देते, अगर मान लो यहाँ पे प्लस Q की जगह माइनस Q चार्ज होता तो क्या चेंज आता हमारे आंसर में, पहले वाले पार्ट में आता -Q/ε0, दूसरे वाले पार्ट में आता 2Q - Q/ε0, Q की जगह -Q रखा जाता और तब सॉल्व किया जाता, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट, अब यहां से क्वेश्चन मेन चालू होता है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। लिखा था हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 चेंज if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air। मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग ये निकलता है कि अभी तो इसके अंदर भी एयर है और इसके अंदर भी एयर है। अब ये बोल रखा है कि इसके अंदर आपने एक मीडियम भर दिया और एक ऐसा मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आपको कैपिटल के दे रखा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से नोट करते हैं। तो मीनिंग क्या निकला, पहले दोनों के बीच में एयर थी, अब हो सकता है हमने एयर की जगह इसके बीच में रबर भर दी, रबर, ठीक है, तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, कुछ भी तरीके का ऐसा मीडियम, वाटर हो सकता है, वाटर भी डाइलेक्ट्रिक होता है, उसको भर दिया। अब पूछा
कि जब इसके अंदर आपने डायलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो अब इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ सरफेस 1 के लिए निकालना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ सरफेस 1 के लिए पूछा गया, फाई S1। तो फाई S1 जो था मेरे पास, टोटल चार्ज एंक्लोज तो अभी भी क्यू रहेगा। आपने इसके अंदर मीडियम तो भरा, लेकिन चार्ज अभी भी सिर्फ एक ही है, कैपिटल क्यू। तो इसलिए चार्ज की जगह तो मैं क्यू ही रखूंगा। अब चेंज क्या है, यहां पर हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, कब, जब फ्री स्पेस होता है। लेकिन अब इसके अंदर एयर नहीं है, अब इसके अंदर कोई और मीडियम है। तो जब एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो हम एप्सिलॉन नॉट ना लिख के लिख देते हैं एप्सिलॉन। ये आपके पास गॉस लॉ का एक नया स्टेटमेंट है या एक नया फॉर्मूला है जो ये बताता है कि इफ इन केस ऑफ फ्री स्पेस और एयर वी रिप्लेस इट बाय एनी मीडियम, तो गॉस लॉ किस फॉर्म में बन जाएगी, तो उसकी फॉर्म ये होगी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट ना आके एप्सिलॉन आ जाएगा। अब मुझे एप्सिलॉन को ऐसे चेंज करना है कि उसमें के आ जाए। तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद कराना चाहता हूं, जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो वहां ये फॉर्मूला निकल के आया था। मैं वो फॉर्मूला आपको याद कराता हूं। वो फॉर्मूला था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। इसी को आपने ये लिखा था पहले, एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, और उसी को कैपिटल के भी लिखा था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं एप्सिलॉन को के से रिप्लेस कर सकता हूं, लेकिन कैसे, एप्सिलॉन इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एप्सिलॉन जो आ गया यहां पे, उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, वो आएगा मेरे पास के इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है भाई, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास पहले वाला फाई S1 था। तो मुझे एक यहां पे एक चेंज करना पड़ेगा, मुझे एक डिनोशन बदलना पड़ेगा। वो क्या, फर्स्ट केस में तो मैंने फाई S1 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था। अब एक केस बदल गया तो मैं फाई S1 ना लिख के फाई डैश S1 लिख लेता हूं, क्योंकि केस बदल गया, ऐसे मैं सिंबल थोड़ा सा बदल देता हूं। लिखूंगा फाई S1 ही, लेकिन डैश लगा दिया। अब फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है, तो अब क्या होगा, ये फाई S डैश आ गया। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे पास फाई S1 था, तो मेरे पास आ गया अब ये फाई S1 अपॉन K। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी आपका फाइनल आंसर 2-3 फॉर्म में आ सकता है। पहली फॉर्म तो ये थी कि आपका आंसर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। दूसरा, पहले वाले के मुकाबले 1 अपॉन K टाइम्स हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हुआ। तो आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स in the final case with respect to the previous case, तो आपको बताना पड़ेगा the final electric flux through surface S1 will become 1 upon K times that of the initial flux। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल्स में वैसे भी डायरेक्ट काम आ जाएगा, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी ऐसे काम आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन में भी आपके पास डेराइव हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट और बढ़िया पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या था, जस्ट अ मिनट, हाँ, थर्ड पार्ट में लिखा था हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज। ढंग से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 चेंज इफ a medium of dielectric constant K is introduced inside S2 in place of air। क्या पता लगा, आपसे ये पूछा है कि सेकंड केस, ये थर्ड केस था हमारा। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं और डायग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, डायग्राम से ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपसे इस बार ये बोल रखा है कि व्हाट will be the change in the electric flux of surface 1। सरफेस 1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा अगर आप सरफेस 2 के अंदर, सिर्फ सरफेस 2 के अंदर एक ऐसा मीडियम डाल दें जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाए। यानी कि इस बार डायलेक्ट्रिक मीडियम डाला है इसके अंदर, इसमें नहीं डाला, और आपसे पूछा क्या है, इसमें क्या चेंज आएगा, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। तो इसका आंसर मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर आएगा नो चेंज। बताओ क्यों, क्योंकि मुझे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सरफेस 2 की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चेक करो, आपने क्या लिखा था, फाई S1 निकालने के लिए आपने सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे 2Q चार्ज नहीं लेना था, ठीक है, वो तो सिर्फ इसके अंदर का चार्ज लेना था।
और क्योंकि सरफेस के अंदर अभी भी चार्ज क्यू है, अभी भी इसके अंदर फ्री स्पेस है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं हुआ। बस ये इसका आंसर था, नो चेंज, नो चेंज। अब एक क्वेश्चन जो इसमें नहीं पूछा वो मैं बनाता हूं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। जितना हमने अब तक पढ़ लिया उसके बेस पे ये नया क्वेश्चन बन सकता है। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं जहां भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे आप 3 पार्ट देखेंगे, 4th पार्ट मैं बना रहा हूं अभी, ठीक है। देखिए क्या 4th पार्ट ये था, मान लीजिए इसका कि इस केस में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, ये 4th पार्ट है। 3rd पार्ट तो ये था कि सिर्फ इसका फ्लक्स बताना था, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं। लेकिन अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S2 इन दिस केस। अब इसको कैसे करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया और सरफेस S2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज अभी तक इस क्वेश्चन में हमने अटेन कर ली है उसके बेस पर ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करना है। अगर मैं 4th पार्ट की बात करता हूं, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2, तो मुझे S1 का सारा चार्ज लेना है और S2 का भी सारा चार्ज लेना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मेरे पास आएगा, मतलब 2 मुझे फ्लक्स देखने पड़ेंगे। मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो मैं आपसे लिख रहा हूं यहां पर, ये आपको इंश्योर करना है। मैं आपको हिंट देके इस क्वेश्चन का छोड़ रहा हूं, आप ट्राई करेगा इसको कि आप इसको कर पाएंगे नहीं। एक हिंट दे रहा हूं बस। हिंट क्या है, अगर मैं इस केस में फाई S2 की बात करता हूं तो मुझे चाहिए टोटल चार्ज एंक्लोज्ड। वो टोटल चार्ज एंक्लोज्ड क्या था, Q प्लस 2Q था। 2Q भी आएगा और Q भी आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इस बार Q के साथ तो मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, लेकिन 2Q के साथ जो मीडियम है वो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ना होके एप्सिलॉन है। ये है बात। क्यों एप्सिलॉन है, क्योंकि इसके अंदर फ्री स्पेस है ही नहीं। अब मुझे इसको फाइनली सॉल्व करना होगा। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि फाई S2 जो है, मुझे इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा और उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा। एक्चुअली तरीका भी यही है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब फाई S2 का निकाल रहे थे पिछली बार, तो हमने क्या लिखा था, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। आपने फाई S2 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था वो निकाला था आपने Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा था 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जिससे आया था। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि Q भी अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा और 2Q भी अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, इससे ही तो ये आया होगा। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को अब नए वाले केस के लिए लिखता हूं तो क्या आएगा, पहले वाले के लिए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा क्योंकि इसके अंदर तो आपने मीडियम में कोई चेंज किया ही नहीं है, चार्ज भी इसके अंदर Q है और फ्री स्पेस भी है। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ, इस वाले के अंदर चार्ज 2Q लिखा था, 2Q लिखा था पहले और यहां भी 2Q ही है। लेकिन जो मीडियम पहले एप्सिलॉन नॉट था, अब वो एप्सिलॉन नॉट ना होके क्या हो गया, वो हो गया एप्सिलॉन। अब बताओ क्या करना चाहिए, चलो सॉल्व कर ही देता हूं तुम्हारे लिए। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा K एप्सिलॉन नॉट लिखना होगा, बिल्कुल जैसे हमने अभी पिछले केस में किया था। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो क्या बचता है 1 प्लस 2 अपॉन K। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें, इट्स योर विश, ओवर। ये वो क्वेश्चन था जो बन गया हायर ऑर्डर, ये हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। ऐसा इसलिए हो गया, देखो सबसे कमाल की बात क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन में कितना अंतर होता है ये मैं आपको बताता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में शुरू के 3 पार्ट ना पूछ के सिर्फ 4th पार्ट पूछ लेंगे, ठीक है। और हमने जो पढ़ा वो शुरू के 3 पार्ट पढ़े, लेकिन शुरू के 3 पार्ट का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता लगा तो आप 4th पार्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको फर्स्ट 3 की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद यही करते हैं। तो इसका मतलब है जब तक आप सारी चीजों को बेसिक तरीके से ना पढ़ें, कंपटीशन का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पीछे जो कंसेप्ट लगता है वो बेसिक से ही लग रहा होता है, इसलिए बेसिक ध्यान करना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सीधा आईआईटी का क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं आईआईटी का क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं हो गया आईआईटीएन। अरे बड़ी गलत फहमी है भाई, बहुत बड़ी गलत फहमी है। आईआईटी का क्वेश्चन करने से अगर कोई आईआईटीएन हो रहा होता,
ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जितने भी लोग आईआईटी के क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे आईआईटी ने, फिर तो यानी कि उन सबका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। नहीं होता ना, कितनों का सिलेक्शन हो रहा है, 1%, 0.5%। अब तो कंडीशन और खराब है, पहले के मुकाबले अब आईआईटी का पेपर ज्यादा टफ होता है। मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि सिर्फ आईआईटी के क्वेश्चन करने से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसको कंसेप्ट से करने में होता है, ताकि आप सिर्फ एक वो क्वेश्चन ना कर दें, उसके जैसा दूसरा भी क्वेश्चन है तो वो भी आपको आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, फोर्थ पार्ट मैंने खुद से क्रिएट किया और मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आप बहुत आराम से समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, ये दोनों चीजें आपके मेन सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके काम आते हैं, ठीक है। मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें सीधा फॉर्मूले सीखने होते हैं, किस क्वेश्चन के कंसेप्ट का क्या फॉर्मूला होगा। ये दो अलग चीजें हैं जो मैंने आपको अब तक नहीं बताई, ठीक है, वो देखिए। इसमें एक कंसेप्ट है, अगर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दे रखी है, एक रिंग दे रखी है, ये मैं आपको बता रहा हूं हॉर्स में, ये स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। अगर आपको एक रिंग दे रखी है यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, और ये मेरे पास पॉइंट है O, और मुझे इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि बिल्कुल एक सिमिलर जो क्वेश्चन है ना बेटा, बिल्कुल ऐसा ही एक डेरिवेशन पढ़ेंगे आप मैग्नेटिज्म में, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी सिर्फ फॉर्मूला ही काम कर जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, E = KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। K का मतलब है 1/4πε0। Q हमारे पास था टोटल चार्ज। आप मुझे बता सकते हैं किस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक रिंग थी और रिंग के ऊपर मैंने चार्ज दिया है, तो रिंग ध्यान रखना रिंग की थिकनेस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो बेसिकली सर्कमफ्रेंस होती है रिंग, और सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ के ऊपर चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली लैम्डा है, तो जो Q मैंने लिखा है इसको आप लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाद में सॉल्व करके, ठीक है। तो KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2। अब x क्या है और a क्या है, a इज द रेडियस ऑफ रिंग एंड x इज द डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कल, यस। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा है जिस तरीके से आपने यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर का पढ़ा था। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये आपको पहले मैं डायग्राम बता दूं, डायग्राम कैसा होता है। ये था हमारे पास एक सेमी सर्कल बनाता है और चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और निकालना कहां पे, एट सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेंटर का मतलब यहां इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये O पॉइंट पर, ठीक है। इसकी रेडियस को अगर मैं A मानूं पिछले केस की तरह, दिस इज A, ये सारा A होगा, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपको, मैं फॉर्मूला याद कराने का तरीका बताता हूं। कुछ याद है कि आपने फॉर्मूला देखो, E = λ/2πε0r देखा था। R की जगह A कर दीजिए, A रेडियस है, रेडियस को अगर मैं R मान लूं तो R हो जाएगी, ठीक है, राइट बेटा। तो ये था आपके पास आज के लिए बेटा, और जितनी चीजें मैंने आपको बता दी दिस इज फॉर स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा हर चैप्टर के साथ, कुछ और चीजें भी डिस्कस करूंगा। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मेन बात ये नहीं कि मैं आपको कितना खिला सकता हूँ, मेन बात ये है कि आप कितना खा सकते हैं। जितनी आपकी भूख होगी उतना मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, जितना मैं पढ़ा चुका हूं जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सोचना भी मत। इसलिए मत सोचना क्योंकि जो लोग शॉर्टकट देखते हैं ना कि मैं सीधा कंपटीशन में क्वेश्चन करूंगा और मुझसे हो जाएगा, बेटा नहीं निकलता उनसे कंपटीशन। वो पूरे साल
सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को बेवकूफ बना रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि कंपटीशन निकलेगा, लेकिन नहीं निकलता। और इस बात को मुझे शायद कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये सिक्योर कर लीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई कोचिंग लेते हैं सिर्फ कंपटीशन के लिए, और उनमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है। जितने लोगों का नहीं होता ना बेटा, वो किसी बेवकूफी के चक्कर में पड़े होते हैं। उन्हें सिर्फ ये लग रहा होता है कि शायद कंपटीशन निकल जाएगा हमारी इतनी कम मेहनत से, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्ट मेहनत होनी चाहिए तो चीजें बिल्कुल होंगी, पक्का होंगी। और मेरा टारगेट यही है कि आप कंपटीशन भी निकालें और आप बोर्ड में भी बहुत अच्छा करें। हम किसी एक टारगेट के लिए नहीं पढ़ रहे, हम दोनों टारगेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। और अगर आप बोर्ड के लिए बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूं, तो जी मेंस क्लियर करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज द ऑर्डर इज ऑलमोस्ट सेम। दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। जो चीजें आप साथ साथ करते जाएंगे वो चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना। जो मैं बता रहा हूं उसको ढंग से करिए, कंसेप्ट से करिए, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप किसी टॉपिक के ऊपर करेंगे आप उतने स्ट्रांग हो जाएंगे। दैट आई प्रॉमिस। ऐसा हमेशा होगा। एक क्वेश्चन करने से चीजें कभी सही नहीं होती, उसी के ऊपर कम से कम 3-4 क्वेश्चन करिए, तब कंसेप्ट पूरा समझ में आता है। ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो आपका एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, और वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे बहुत जोश के साथ। बहुत अच्छा साथ दिया है मेरे साथ अभी तक बहुत बच्चों ने, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि क्लास 12th के बच्चे बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसा उन्हें पढ़ना चाहिए। चलिए दैट्स गुड, टेक केयर, बाय।